सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला के विषय में। इसके अलावा हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में भी पढ़ेंगे। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था महेश्वर सूत्रों के विषय में और किस तरीके से हम प्रत्याहारों को बनाते हैं और प्रत्याहार सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सभी चीजें आपने पढ़ी थी, जैसे कि अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, बहुत सारे प्रत्याहार बनाना आपने सीखा था और बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो समझ में भी आई थी। आज की इस वीडियो में भी हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे और वर्णमाला हो, इसके अलावा संस्कृत में उच्चारण स्थान हो, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के एग्जाम में कम से कम ये आपका महेश्वर सूत्र, वर्णमाला और जो उच्चारण स्थान है, इनको मिलाकर के कम से कम 6 से 7 नंबर आपको यहीं से मिल जाते हैं आपके संस्कृत विषय के पेपर में। तो आप लोग इन तीनों ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और समझते हुए चलिए, आसानी से आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे संस्कृत के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको पता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि की अंतिम और अविभाज्य इकाई, यानी कि जिसे हम विभक्त नहीं कर सकते या फिर ये कह सकते हैं कि जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अविभाज्य इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि की अंतिम और अविभाज्य इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, जैसे कि सबसे पहले हम स्वरों को लिखते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन को लिखते हैं, सबको एक क्रम में लिखते हैं, तो वह हो जाता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद जो संस्कृत वर्णमाला है, उसमें कुल कितने वर्ण है? 46 वर्ण है। अब इस 46 के विषय में हमें यहाँ पर देखना है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, जो वर्णों के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। आपको पता है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है इसे हम अच प्रत्याहार भी कहते हैं या फिर अच के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन को भी हम हल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। और अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आप महेश्वर सूत्र अगर आपको याद है तो आसानी से आप इन वर्णों में, इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आसानी से आप ढूंढ सकते हैं अगर आपने महेश्वर सूत्रों को याद किया है। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि महेश्वर सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। संस्कृत वर्णमाला या संस्कृत विषय की शुरुआत करने से पहले आपको महेश्वर सूत्र जरूर याद होने चाहिए, तभी आप प्रत्याहार बना पाओगे और प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तभी आप समझ पाओगे। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब देखिए, स्वर किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सी परिभाषा है स्वर की, कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि वे मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वह किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उच्चारण के लिए, तो वही वर्ण होते हैं स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं। कितने हैं? 13 हैं। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा संस्कृत में। अब यही बहुत महत्वपूर्ण है। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर में आप देखिए अ, ई, उ, री, री, यही 5 आते हैं। यही 5 आते हैं, याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। आप देखिए ये चारों ही क्या हैं? दीर्घ हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ये ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ये हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं? दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं? और प्लुत स्वर में कौन आता है? ओम आता है। तो इन सबको मिला के टोटल 13 वर्ण हो गए हैं। लेकिन आपको हर्ष स्वर में ये 5 वर्ण अ, ई, उ, री, री, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। और उसके बाद दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे, तभी आप सही आंसर टिक कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है
कि आप लोग ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आपको याद रहे। तो कितने स्वर हो गए टोटल? 13 स्वर हो गए। इसके बाद अब हम व्यंजन अथवा हल्के विषय में पढ़ेंगे आप व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजनों को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कुल व्यंजन 33 हैं। संस्कृत विषय में 33 व्यंजन और 13 स्वर हैं। याद रखिएगा आप लोग टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले अस्पर्श व्यंजन में का वर्ग के सभी व्यंजन का, खा, गा, घ, अंगा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढ, अणा, ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना और पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। यही आते हैं अस्पर्श व्यंजन में। अस्पर्श व्यंजन में इतने वर्ण आते हैं। अब इसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आप लोगों का डीएलएड का एग्जाम हो, तो इसलिए आपको ये तैयार रहना है। इसके लिए अंतस्थ वर्णों में अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन शा, शा, शाह। ऊष्म व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं आप बोल करके देखिए, शा, शा, शाह। तो मुख से ऊष्मा निकलती है, तो इस तरीके से घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं इन्हें। शा, शा, तीनों सा और हा को। और अंतस्थ में यारा, लावा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको लिखना होगा यारा, लावा। और ऊष्म व्यंजन में शा, शा, शाह। और संयुक्त व्यंजन में छा, का और शा से मिलकर के बना है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनको आप याद रखिएगा। त्रा, ता और रा से मिलकर के बना है। और ज्ञा, ज्ञा जो है ये जा और इया से मिलकर के बना है। एक वर्ण और होता है श्र, ये श और रा से मिलकर के बना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। स्र भी कभी कभी पूछ लेता है, मेनली छ, त्र और ज्ञा ही पूछता है। तो स्र भी अगर पूछेगा तो जो स्र है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है। इस तरीके से दोनों के नीचे हलंत रहेगा। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? तो वर्णों के ऊपर जो एक बिंदु लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे कि गंगा, इस तरीके से ऊपर एक बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद देखिए विसर्ग क्या होता है। विसर्ग ये जो किसी भी हम शब्द के आगे हम जो 2 बिंदु लगाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे बालकः, श्यामः, तो ये जो 2 बिंदु है इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसके बाद अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो अनुनासिक वर्ण में अंगा, इया, अणा, ना, मा, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में आप देखिए इनका उच्चारण मेनली नाक की सहायता से होता है। तो अनुनासिक वर्ण अंगा, इया, अणा, ना और मा है। तो इस तरीके से अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक वर्ण ये भी आपने जान लिया। इतनी चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। और ये जो पूरी वर्णमाला है ये आपने समझ ली। वर्णमाला के बाद अब हम उच्चारण स्थान की तरफ बढ़ेंगे। उच्चारण स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 से 7 नंबर मैंने कहा है, इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम नहीं होगा। 7 नंबर से आगे ही आप जाओगे, इससे नीचे नहीं जाओगे, अगर आपने ये 3 टॉपिक खाली अच्छे से समझ लिए हैं। अभी मैंने आप लोगों को महत्व सूत्र पढ़ाया है पिछली वीडियो में, इसके बाद इसमें जो वर्णमाला में पढ़ा रही हूँ, अब जो उच्चारण स्थान आ रहा है यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के संस्कृत विषय में। तो चलिए अब हम उच्चारण स्थान की तरफ बढ़ते हैं, उच्चारण स्थान देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरीके से आपको याद करना है ये भी बहुत ही आसानी से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ग लिखा हुआ है, उच्चारण स्थान और मूल सूत्र। सूत्रों को अगर आपने याद कर लिया तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा उच्चारण स्थान। सूत्रों को कैसे याद करना है अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप जो नॉर्मल सी आसान सी भाषा में जो आप पढ़ते आए हो, अगर आपने पढ़ा है इसको तो बहुत ही आसान से, जैसे आपने पहले पढ़ा है, पहले एक बार मैं ऐसे आपको बताती हूँ किस तरीके से भी आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, और फिर मैं आपको मूल सूत्र से बताऊंगी कैसे आपको याद रखना है। दोस्तों देखिए का वर्ग आ और यहाँ पर आप देखिए ह और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। तो कंठ में का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इसमें का, खा, गा, घा ये चारों वर्ण आते हैं।
और जो स्वर शुरू होता है वो भी आ से शुरू होता है। तो आप यहाँ पर देखिए जो स्वर शुरू होता है आ से शुरू होता है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। जो क वर्ग होता है यह भी व्यंजन में सबसे पहले आता है तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ हो गया। इसमें अलग क्या है, हा है। हा को आपको याद रखना होगा कि हा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो ये साधारण तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए तालु। तालु में इसके बाद आ के बाद क्या आता है, ई आता है वर्णों में, स्वरों में। तो ई हो गया। इसके बाद का वर्ग के बाद क्या आता है, चा आता है। तो यहाँ पर देखिए तालु का उच्चारण स्थान, तालु से किसका किसका उच्चारण होता है, तो ई, चा, छा, जा, झा और या और शा का। या और शा जो है इन वर्णों को आपको याद रखना होगा कि इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। बाकी ई और चा वर्ग, का वर्ग के बाद चा वर्ग। अब देखिए चा वर्ग के बाद आप देखोगे जब मूर्धा आएगा, यानी कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान होता है, तो देखिए का वर्ग, चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा। इसके बाद ही आपको यहाँ पर री याद रखना पड़ेगा, इसमें रा याद रखना पड़ेगा और श याद रखना पड़ेगा। ये जो 3 वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर का वर्ग देखा, चा वर्ग देखा, टा वर्ग देखा। अब इसके बाद ता वर्ग भी आप इसमें देखोगे। तो दंत, मूर्धा के बाद आ गया दंत। अब कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, यानी कि जिनको बोलने में दांतों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, ता, था, दा, धा। ता वर्ग के बाद ता, था, दा, धा, ता वर्ग, फिर री और ला और सा। ये आप देखिए यहाँ पर री और ला और सा, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो ये हो गया दंत से होने वाले उच्चारण स्थान। अब देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। अब इसके बाद आ रहा ओष्ठ। अब देखिए ता वर्ग के बाद फिर आप देखिए पा वर्ग, तो पा, फा, बा, भा। पा, फा, बा, भा और उ। उ इनको हम बोलने में अपने ओठों का प्रयोग करते हैं। उ, पा, फा, बा, भा। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो देखिए पा, फा, बा, भा आपको याद रहेगा, लेकिन उ और उ भी, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अब देखिए नासिका वाले वर्ण तो सबसे आसान है याद रखने। नासिका वाले वर्णों में कौन कौन से आते हैं, इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, यही आते हैं। तो ये जितने भी वर्णों के पांचवें, किसी भी वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, का वर्ग में अंगा, चा वर्ग में इया, टा वर्ग में अड़ा, ता वर्ग में ना और पा वर्ग में मा। तो इस तरीके से ये जो होते हैं, ये सबसे लास्ट वर्ण किस में आते हैं, नासिका। आप देखिए अंगा बोल के देखिए, इया बोल के देखिए, अड़ा बोल के देखिए, ना बोल के देखिए, माँ बोल के देखिए। आप देखिए सबको बोलने में ना की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए नाक से श्वास निकलती है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए इनका उच्चारण स्थान नासिका हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण हैं, इनको आसानी से आप याद रख सकते हैं। ए और ए को बोलने में, ए, इनको बोलने में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, तो इन्हें हम कंठ तालु वर्ण कहते हैं। ओ और औ को बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो कंठोष्ठ हो गए ये दोनों वर्ण। व का उच्चारण स्थान यहाँ पे याद रखिएगा। व अकेला एक वर्ण है जिसको बोलने में हमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दंतोष्ठ वर्ण कहेंगे। दांत और ओष्ठ, व को बोलने में दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। मोस्टली ये पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। आप व बोल के देखिए, आप देखोगे आपके दांतों का भी प्रयोग हो रहा है, आपके ओठों का भी प्रयोग हो रहा है, तो दंत ओष्ठ वर्ण है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पा, फा भी अलग से दिया है, जीभ का मूल भाग, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। वैसे मेनली आप देखिए यहाँ पर पा और फा आ गया है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अगर एग्जाम में ओष्ठ ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप जीभ का मूल भाग टिक करोगे, अगर ये दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो ओष्ठ नहीं दिया होगा। तो मेनली एग्जाम में यही पूछता है, पा और फा का उच्चारण स्थान अगर पूछता भी तो पूछेगा ओष्ठ, आपको ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन आप जानने के लिए ये जानिए कि पा और फा को हम जीभ के मूल भाग से इनका उच्चारण करते हैं, तो अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका गलत नहीं होगा। मेनली वैसे आपको एग्जाम में यही देगा, ऑप्शन में ओष्ठ देगा ही देगा। अगर ओष्ठ देगा तो जीभ का मूल भाग नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप लोग अपनी जानकारी के लिए रखिए। बाकी 9 तक अगर आपने याद कर लिया है, ये 9 तक, केवल 9 तक ही बात कर रही हूँ, 10 और 11 की जरूरत नहीं है आपको अनुस्वार अंग का भी जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका ही होता है। जिस तरीके से अंगा, इया, अड़ा, ना, मा है, वैसे अनुस्वार भी आप याद रखिएगा। किसी भी वर्ण के ऊपर अगर लगा तो उसका उच्चारण स्थान नासिका ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 10 और 11 को अगर नहीं भी आप याद रखते हो, केवल 9 तक अगर आप याद रखते हो तो भी आसानी से।
अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कैसे याद रखना है। एक स्वर में पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको मैं समझाऊंगी कैसे याद रखना है। देखिए, अकु विसर्जनीयानां कंठा, इचु यशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ता, उपूपधमनीयानां ओष्ठौ, इयं गणनानां नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंताष्ठाम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। इसके अलावा नासिका अनुस्वारस्य। तो ये दोनों अगर नहीं भी आप याद करते हो तो भी चलेगा, बस केवल 9 तक आप याद रखो इस तरीके से। अकु विसर्जनीयानां कंठा, इचु यशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ता, उपोपधमनीयानां ओष्ठौ, इयं गणनानां नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठौ, वकारस्य दंताष्ठम। बस इतना ही आप याद रखोगे तो आपको ये पूरी चीजें याद रहेंगी। अगर आप कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ इस तरीके से आप देखिए, कंठ तालु में का वर्ग, तालु कंठ में का वर्ग आ गया, का खा गा घा, तालु में चा छा जा झा आ गया, मूर्धा में ट ठ ड ढ आ गया, दंत में ता था दा धा आ गया, ओष्ठ में पा फा बा भा आ गया, नासिका में अंगा इया अड़ा ना मा, ये पांचों वर्ण आ गए सभी वर्गों के लास्ट वर्ण। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो फायदा क्या होगा आपको, अकु विसर्जनीयानां कंठा, आ का उच्चारण स्थान भी आपको याद हो गया कि आ और आ भी आ गया कंठ में। हा वर्ण आ गया। आप देखिए इस फॉर्मूले में हा आपको दिख रहा है, तो हा का उच्चारण स्थान भी कंठ हो गया। और कुह, का वर्ग के सारे वर्ण आ गए, का खा गा घा। तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो आ का खा गा घा, हा और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इन्हें हम कंठ से बोलते हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है तो यही फायदा होगा। अब देखिए, इचु यशानाम तालु में ई यहाँ पर आ गया तो ई आप याद रख सकते हो। फिर चा वर्ग में चा छा जा झा, उसके बाद यहाँ पर ये शा लिखा हुआ है तो ये सा का उच्चारण स्थान या लिखा हुआ है, या का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु है। तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो आपका कोई भी वर्ण छूटेगा नहीं, आपके सारे वर्ण आपको याद रहेंगे और कोई भी उच्चारण स्थान आपसे गलत नहीं होगा। एक बार अगर आपने मेहनत करके 8 से 9 फॉर्मूले ये याद कर लिए हैं तो भी आपका कभी भी उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। तो ये जो मैंने मूल सूत्र आपको बताया है कैसे याद रखना है, बस एक स्वर में आपको याद रखना है। अकु विसर्जनीयानां कंठा, इचु यशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दंता, उपोपधमनीयानां ओष्ठौ, इयं गणनं नासिका च। बस इसके अलावा एदैतो कंठतालु, ओदैतो कंठोष्ठम और वकारस्य दंताष्ठम। बस इतना अगर आपने याद कर लिया है तो आसानी से आपको उच्चारण स्थान में कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर भी करोगे। तो ये उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ के बताया है आपको समझ में आया होगा। आज का भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग भी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और मैंने बार बार आपसे कहा है, आज अगर आप मेहनत कर ले रहे हो इन वीडियोस पर तो आपको यूपी टेट के लिए फिर से ना तो नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी संस्कृत विषय। अगर आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु अपने संस्कृत विषय को मजबूत कर पाए, ताकि यूपी टेट में भी वो अच्छा कर पाए। तो इसलिए आप लोग प्लीज संस्कृत विषय को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाइए। जो प्रशिक्षु अभी तक जिनको नहीं पता है क्लासेस चल रही हैं, वो लोग भी क्लासेस को देखें और संस्कृत विषय को बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन पूरा पढ़ा दिया गया है, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा दिया गया है, थर्ड पेपर साइंस पूरा पढ़ा दिया गया है, हिंदी विषय खत्म कर दिया गया है पढ़ा के, एसएसटी आप लोग का पढ़ाया जा रहा, कंप्यूटर, मैथ, संस्कृत आपको पढ़ाया ही जा रहा, हर विषय की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे। अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट भी करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा
और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की चीजें समझ में आई होंगी और आगे की भी आपको जरूर समझ में आएंगी। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप देखिए और अगर आपको इन सभी विषयों का नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको हम सभी चीजें वहां पर विस्तार से बताएंगे और सभी विषयों के नोट्स भी आपको मिलेंगे जब आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए चैनल से और सभी वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।